नमस्कार, स्वागत है सबलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैदानों के बारे में। इन मैदानों के अंतर्गत हम उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदान की चर्चा करेंगे। और साथ ही आज की क्लास में हम मैदानों का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो भौगोलिक विभाजन है, जिसके अंदर हम भाबर प्रदेश क्या है, तराई प्रदेश क्या है, खादर प्रदेश क्या है, इन सारी चीजों की आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ आपका एक टॉपिक और रहेगा जिसमें हम तटीय मैदानों की भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैदानों का टॉपिक मैंने नदियों के टॉपिक के बाद रखा है, इसलिए क्योंकि अगर हमने नदियों को अच्छे से पढ़ा हुआ है, खास तौर पर हिमालयन रिवर, अगर आपको खास तौर पर हिमालयन रिवर के बारे में नॉलेज है तो उन हिमालयन रिवर को स्टडी करने के साथ साथ आप उनके मैदानों को बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मैदानों की नॉलेज नहीं है, नदियों के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको मैदान समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से नदियों को कवर करना है, जो मैंने लास्ट की 2 क्लासों में पूर्वी वाहिनी और पश्चिमी वाहिनी नदियों में हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में यहां पर हम मैदानों को स्टार्ट करेंगे। तो समझते हैं कि किस तरीके से मैदानों को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैदानों का एक जो फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है, तो इस फिजियोग्राफिक डिवीजन की स्टडी करेंगे कि मैदानों का भौगोलिक विभाजन हमें किस तरीके से मिलता है। इस भौगोलिक विभाजन में हम देखते हैं कि हमें हिमालय के दक्षिण में भाबर प्रदेश, तेराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रदेश यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इन मैदानों की विशेषताएं क्या हैं, उन चीजों को हमें एक एक करके आज की क्लास में कंप्लीट करना है। तो यहां सबसे पहले इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से वर्क करता है। आप इसको एक बार समझने का प्रयास करें, ये कैसे काम करेगा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। जब हम किसी भी हिमालयी क्षेत्र से अगर हम बात करेंगे कि ये एक हमारा हिमालयी क्षेत्र है, ये एक हिमालय का स्ट्रक्चर हो गया। इस हिमालयी क्षेत्र से जब आप नीचे जाएंगे तो आपको इसके स्लोप वगैरह मिलेंगे। उस स्लोप के बाद क्या होगा, फिर आपका एक मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आपको हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर मिलता है। इन क्षेत्रों में होता क्या है कि जब भी कोई नदी इस हिमालयी क्षेत्रों से नीचे उतरेगी और हिमालयी क्षेत्रों से ऊपर उतरते समय ये हिमालय में विभिन्न प्रकार के अपरदन के कार्य करती है। तो नदी के द्वारा, जिसको हम फ्लूवियल इरोजन कहते हैं, तो ये इसका सबसे अपर कोर्स होता है, मिडिल कोर्स, और उसके बाद सबसे इसका आता है लोअर कोर्स। तो जब ये अपने उद्गम वाले क्षेत्रों में होती है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है, उस उद्गमित क्षेत्र से निकलने के बाद ये नदी, क्योंकि कुछ नदियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से भी पहले की मानी जाती है, तो ये नदियां क्या करती है, वहां से कुछ अवसादों को, सेडिमेंट्स को अपने साथ बहाकर लाती हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी और उन हिमालय की उत्पत्ति के समय इन नदियों के द्वारा उस हिमालय को जो एक शेप प्रदान किया गया, जो एक आकृति प्रदान की गई, तो उनकी जितनी भी कटाई छटाई की गई होगी, बड़े बड़े बोल्डर्स जो आए होंगे, तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स इस रिवर के साथ बहकर क्या हो जाएंगे, आएंगे। जब ये सारे बोल्डर्स नदी के साथ बहकर आएंगे, जब नदी ऊंची ढलानों से नीचे की ओर आती है, जब ऊंची ढलानों से नीचे की ओर आती है तो वो बोल्डर उस ढाल के साथ नीचे की ओर बहते आते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ये आगे पहुंचेंगे, थोड़ी सी ढाल जब मंद होगी, जैसे ही इस नदी की ढाल थोड़ी सी, पर्वत स्लोप कम होगा, थोड़ा सा ये घाटी वाले क्षेत्र में जब ये प्रवेश करने जाएगी, तो नदी अपने साथ इस वाटर लोड को, जो उसने अपने साथ भार कैरी किया हुआ है, उस भार को आगे नहीं ले जा पाएगी। आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नेचर की एक बड़ी अच्छी चीज है कि नदी के अंदर जितने भी अवसाद हैं, जितने भी नदी के अंदर अवसाद आए हैं, ये सारे के सारे अवसाद कहाँ से आए हैं, हिमालय क्षेत्र से। तो इसका मतलब नदी ये जो अवसाद लेकर आ रही, वो सारे के सारे हिमालयी क्षेत्रों से लेकर आ रही। तो इसका मतलब ये सेडिमेंट्स अगर हिमालय के हैं तो ये किसको देना चाहिए, तो हिमालय की चीजें क्या हिमालय को वापस कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल भाई, जिसकी चीज है आप उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे।
तो नेचर हमारा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है कि जो जिसकी चीज है नेचर उसको वापस कर देता है। लेकिन हमारे मानवीय समुदाय के अंदर अगर पड़ोसी आपकी बाइक भी मांग कर ले जाए तो वो बाइक आपको लेने जानी पड़ेगी, वो अपने आप ही आपकी बाइक को वापस नहीं करेगा। तो हमारी फितरत में होता है कि हम चीजों को मांगने के बाद या लेने के बाद वापस नहीं करते हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति जिसका मटेरियल है उसको क्या करेगी, वापस कर देगी। तो इसका मतलब है कि इस नदी के अंदर जितना भी लोड आ रहा है तो नदी आगे जाकर इस लोड को यहां पर क्या है, डिपॉजिट कर देगी, निक्षेपित कर देगी। तो इस सारे लोड को यहां पर क्या कर दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा, निक्षेपित कर दिया जाएगा। ये जैसे ही नीचे आएगा तो नदी क्या करेगी, सारे लोड को डिपॉजिट करेगी। यहां से जो नदी आ रही थी ये नदी सारे लोड को यहां डिपॉजिट करेगी और खुद इस लोड के नीचे से निकलते हुए आगे बढ़ेगी। तो पहली चीज है कि नदी इस लोड के नीचे चली गई, ये सारे के सारे जो लोड हैं इनके नीचे चली गई और नदी की स्ट्रीम हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमें कभी भी नदी का जो उद्गम सोर्स है वो हमें सामान्यतः नहीं मिलता है। तो उद्गम सोर्स इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि नदी इस लोड वाले मटेरियल के जो बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर होते हैं उनके नीचे चली जाती है। तो आप देखेंगे कि ये लोड हिमालय से आए थे और नदी ने इसको यहीं पर निक्षेपित कर दिया, क्योंकि ये पूरे का पूरा लोड किसका था, हिमालय का था। तो नदी ने कहा कि ये आपका सारा मटेरियल है और हम आपके पैरों में इसे समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो नदी ने सारे हिमालयन लोड को उस हिमालय के पैरों में समर्पित कर दिया। जैसे हम कहते हैं कोई चीज आपके पैरों में सादर समर्पित है, तो इस तरीके से नदी ने भी सारे लोड को हिमालय को समर्पित कर दिया। समर्पित करने का मतलब जितना भी सेडिमेंट्स, बोल्डर, पत्थर बड़े बड़े आए थे वो सारे के सारे सेडिमेंट्स के थ्रू डिपॉजिट किए गए। लेकिन जब आप प्यार से किसी को कोई चीज वापस करते हैं, जैसे आपने किसी से बाइक ली और आप प्यार से आपने कहा कि 1 घंटे में दे जाऊंगा और बड़े प्यार से आप उसको देने के लिए वापस चले जाते हैं, फिर वो व्यक्ति कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 दिन और इसका यूज कर लो और चाहिए तो और रख लो। तो जब नदी ने भी सारे मटेरियल को प्यार से वापस कर दिया हिमालय को, तो हिमालय की भी एक एम्पैथी बनती है, सिंपैथी प्रति उसके बनती है। तो हिमालय क्या करेगा, नदी को क्या कहेगा, तो हिमालय के द्वारा नदी को कहा जाएगा कि आपने इन सारे बोल्डर्स के थ्रू, जो बोल्डर्स हैं ये मेरा, आपने एक मुझे फेस, एक शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया। तो नदियों ने हिमालय को क्या एक शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया, उसका एक स्थलाकृति बनाई, उसका एक रूपरेखा बनाई है। तो आप इन सारे बोल्डर्स को अपने साथ ही ले जाएं, तो दोनों में एक वार्तालाप होगा। तो नदी उन बोल्डर्स को कहेगी, हिमालय को कहेगी कि ये सारे बोल्डर्स आपके हैं, तो ये आपके पैरों में ही समर्पित कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी हिमालय कहेगा कि चलो कुछ तो ले जाइए, हमारी तरफ से कुछ ना कुछ तो मेरा मटेरियल आप लेकर जाओ। तो इस पर जब ये एग्री हो जाएगी, तो जब नदी आगे जाएगी, नदी जब इससे और आगे पहुंचेगी, तो यहां पर क्या करेगी, ये नदी जो बारीक मिट्टी वगैरह थी, जो बारीक सिल्ट वगैरह इसके अंदर आया था, वो सारे के सारे सिल्ट को यहां पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो जो बारीक मिट्टी वगैरह इसमें आई थी वो सारी की सारी यहां पर क्या है, डिपॉजिट हो जाएगी। ये सिल्ट सारा यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे वो ऊपर डिपॉजिट हो गए और उसके बाद जो सिल्ट वगैरह था वो नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। इसके बाद नदी, यहां तक तो नदी मैदानी भागों में यहां से नदी दिखने लग जाती है। उसके बाद नदी ये इंटर करेगी मैदानी भागों में, और मैदानों में जो गहरे भूभाग होंगे, तो इन गहरे भूभागों के अंदर नदी क्या करेगी, यहां पर अपना डिपोजिशन करेगी और डिपॉजिट करके इस पूरे मैदान को फिल कर देगी, किससे, मिट्टी से। तो इस पूरे मैदान के अंदर ये इस तरीके से मिट्टी भर जाएगी और नदी इसी मिट्टी वाले भाग के ऊपर से चलते हुए आगे बढ़ेगी। अब यहां पर क्या होता है कि नदी के द्वारा जो बिल्कुल बारीक जलोढ़ होता है, तो नदी क्या करती, बारीक जलोढ़ का निक्षेप यहां पर कर देती, इसलिए उसको जलोढ़ का मैदान बोला जाता है। ये मैदान कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे ये स्ट्रक्चर यहां पर, इसको यहां समझना कि इस तरीके का अगर मैदान है और यहां से नदी ने पूरा डिपॉजिट किया, नदी इसके बीच से निकलती रहेगी, नदी इसके बीच से निकल जाएगी और दोनों तरफ ये तटबंध बनकर ये पूरे का पूरा जो एरिया है वो एक मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरफ भी मैदान रहेगा, इस तरफ भी मैदान रहेगा,
बीच का जो भाग है, इस बीच वाले भाग से नदी प्रवाहित होके चलेगी। तो नदी का जो एरिया है वो इसके बीच वाले एरिया में रहेगा। यहां पर नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो बाकी के जो साइड वाले पार्ट है, यहाँ पर ये जो साइड वाले पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, मैदान का निर्माण होगा। इस साइड भी मैदान बनेगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, जलोढ़ का मैदान। और इस साइड भी जो मैदान बनेगा उसको बोलेंगे जलोढ़ का मैदान। तो इस तरीके से हमें 3 प्रकार की मैदानों में स्थलाकृतियां मिलती हैं। तो पहली स्थलाकृति यहां पर मिलेगी, दूसरी स्थलाकृति यहां मिलेगी और तीसरी स्थलाकृति यहां मिलेगी। इसी तीसरी के अंदर एक चौथी स्थलाकृति भी हम ऐड करते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हमें यहां पर डिस्कस करना है आज की क्लास में, कि ये सारी की सारी स्थलाकृतियां कैसे बनती है। एक सिंपल फॉर्मेट मैंने बता दिया कि इनका निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो हेडिंग लिखेंगे यहां पर, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर के मैदानों का विशाल भौगोलिक विभाजन। तो क्या लिखा हुआ है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट प्लेन। तो जो उत्तर के मैदान हैं वो सामान्यतः एक समतल मैदान की तरह में दिखते हैं। तो उत्तर के मैदान क्या है, सामान्यतः समतल मैदान है, लेकिन फिर भी इन समतल मैदानों के अंदर हमें दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव अ डाइवर्स रिलीफ एंड फीचर्स। तो इन समतल मैदानों के अंदर फिर भी हमें कुछ समतल भू आकृतियां, कुछ रिलीफ मतलब उच्चावच टाइप की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिल जाती, जिनको अभी हमने 2-3 स्थलाकृतियां आपको बताई, जिसमें खादर का नाम आता है, बांगर आता है, बाबर आता है, तेराई आता है। तो हम कह सकते हैं कि मैदान नॉर्मली एक समतल भूखंड होते हैं, लेकिन इन समतल भूखंडों के अंदर भी हमें विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी मिलती है। तो इसी टोपोग्राफी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो कौन कौन सी भू आकृतियां यहाँ पर निर्मित होती हैं। According to the various of the relief features, the northern plains can be divided into the 4 region। तो इसकी उच्चावच विशेषताओं के आधार पर, तो इन्हीं मैदानों की उच्चावच विशेषताओं के आधार पर हम इस पूरे मैदान को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो उच्चावच विशेषताओं में विविधता के अनुसार उत्तरी मैदान को 4 भागों में या 4 क्षेत्रों में कह सकते हैं विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला जो पार्ट है हमारा, तो पहला पार्ट है इसको कहते हैं भांबर रीजन। तो यहां पर भांबर प्रदेश याद रखेंगे। भांबर के बाद आपका तराई का क्षेत्र होता है, तो यहां पर तराई क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद बांगर का क्षेत्र आएगा, और बांगर के बाद आपका खादर का क्षेत्र आएगा। तो बांगर के बाद क्या आएगा, खादर का क्षेत्र आएगा। तो ये 4 टोपोग्राफीज आपको यहां पर स्टडी करनी है। तो इसकी उच्चावच विशेषताओं के आधार पर पूरे मैदान को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे समझते हैं इसमें और क्या किया जा सकता है। अब आगे इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं भांबर प्रदेश को। तो भांबर प्रदेश के बारे में आपको बता चुका था कि जब नदी किसी ऊंचे भूभाग से, हिमालयी क्षेत्रों से नीचे की तरफ उतरती, तो वो बहुत सारा सेडिमेंट्स अपने साथ बहा कर लाती है। वो सारे का सारा सेडिमेंट जो इसके साथ बहकर आ रहा है, वो इसी हिमालय के फुटिल रीजन में क्या है, निक्षेपित हो जाता। और ये बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स टाइप के होते हैं। तो ये सारे के सारे पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर्स हिमालय के पैरों में, यानी कि हिमालय के गिरिपद यानी कि फुटिल रीजन में निक्षेपित हो जाते हैं। और इसी बड़े बड़े बोल्डर्स वाले रीजन को क्या बोला जाता है, भांबर रीजन के नाम से जाना जाता है। इस भांबर रीजन में जो मेन विशेषता क्या मिलती है कि इस भांबर रीजन के अंदर जो नदी चैनल है हमारा, जो नदी की स्ट्रीम, जो नदी की स्टार्टिंग धारा थी, वो यहां पर हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देती। नदी इन पत्थरों के नीचे चली जाती हैं। और ये दूसरा अगर देखा जाए तो ये पूरे का पूरा जो भांबर रीजन है, ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ वगैरह, जो बड़ी बड़ी जड़ों वाले पेड़ हैं, वो यहाँ पर सामान्यतः हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पिकनिक स्पॉट के लिए आप जा सकते हैं, पत्थरों के ऊपर खड़े होकर पिकनिक मना सकते हो, उछल कूद कर सकते हो। तो क्या हमें याद रखना है, द रिवर्स आफ्टर descending from the mountains deposit pebbles in the narrow belts of about 8 to 16th kilometer in which lying parallel to the slope of the Shivalik it is known as the Bhambar। तो पहाड़ों से उतरते समय नदियां, या ये कह सकते हैं हिमालय से उतरते समय नदियां शिवालिक की ढलानों, क्योंकि सबसे जो दक्षिण का हिमालय मिलेगा, तो मैंने क्या बोला था, हिमालय का फुटिल। तो हिमालय के फुटिल में
ठीक है। तो हिमालय के फुटिल रीजन के अंदर क्या मिलता है हमें, शिवालिक मिलता है। और शिवालिक के पैरों में ये क्या करेगी, तो शिवालिक की ढलान के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी में कंकड़ जमा करती है, जिसको भाबर के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय के नीचे लेजर हिमालय, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, फिर लेजर हिमालय, और लेजर के बाद शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के नीचे यहाँ पर क्या है, ये बड़े बड़े बोल्डर्स जमा हो जाते हैं। इसी बोल्डर वाले रीजन को हम भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये कितना एरिया है, तो ये कम से कम 16 किलोमीटर चौड़ा एरिया मिलता है। तो 16 किलोमीटर चौड़ा एरिया, और इसकी जो टोटल लेंथ मिलती है वो लगभग आपको, ठीक है, शिवालिक की लेंथ को तो छोड़ देना, तो लगभग 8 से 16 ऐसे याद रख लेना। इसकी जो टोटल हमें चौड़ाई मिलती है वो 8 से 16 किलोमीटर के बीच में मिलती है। तो एवरेज इसकी जो शिवालिक के नीचे, ये शिवालिक है, तो शिवालिक के नीचे इसकी जो चौड़ाई है, ये जैसे यहाँ पर देखेंगे ये बोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर मोटी पट्टी में फैले हुए हमें यहाँ पर मिलते हैं। फिर क्या हमें याद रखना है, तो समझ में आ गया। तो ये हिमालय के फुटिल रीजन में मिलेगा, भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर मिलते हैं। इस भाबर पट्टी में सभी नदियां लगभग क्या है, विलुप्त हो जाती, मतलब जो जल धाराएं हैं वो यहां पर विलुप्त हो जाती है, क्योंकि नदी इन पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होती है। एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो ये क्षेत्र कृषि के लिए बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। ओनली बिग ट्रिक्स विथ लार्ज रूट्स आर अवेलेबल, तो केवल बड़ी जड़ों वाले जो पेड़ हैं, यहां पर भी जो पेड़ आएंगे वो बड़ी बड़ी जो जड़ों वाले बड़े बड़े पेड़ होते हैं वही हमें सामान्यतः मिलते हैं। लेकिन वो भी याद रखना बहुत ज्यादा नहीं मिलते, थोड़े विरल टाइप के पेड़ यहां पर हमें मिल जाते हैं। मटेरियल सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल फ्रॉम ऑफ फॉर्म आ हैवी बोल्डर्स, तो निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री भारी पत्थरों के रूप में उपलब्ध है। तो इन पत्थरों का उपयोग किसमें है, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह, गिट्टी वगैरह बनाने में इन बोल्डर्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के ये खनिज संसाधन की तरह भी इनको हम यूज कर सकते हैं। गिट्टी वगैरह बनाने में, कहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर इनको बिछाने के लिए तोड़ कर क्रश करके इनका हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पहला रीजन हो गया हमारा कौन सा, भाबर रीजन। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा कहलाता है तेराई रीजन। तो तेराई रीजन कहां पर बन रहा था, तो हमने देखा था कि जो हिमालय का शिवालिक हिमालय सबसे लास्ट में लिख लेते हैं, तो शिवालिक हिमालय के नीचे वाले बेल्ट में जब तक ये ढाल में था तो सबसे ऊपर बड़े बड़े बोल्डर वाला रीजन बनता है। तो इस बोल्डर वाले रीजन को भाबर रीजन बोलते हैं। तो इस भाबर रीजन के नीचे एक पूरे का पूरा दलदल टाइप का एरिया क्रिएट होता है यहाँ पर, जिसमें कीचड़ टाइप का भरा रहता है। तो इसी एक प्रकार का जो दलदल क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है एक तरीके का, तो इसी दलदल वाले मार्शी लैंड को, तो इसी दलदल क्षेत्र को तेराई के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ऊपर का क्षेत्र कौन सा होता है, भाबर, और भाबर के नीचे क्या आएगा, तराई क्षेत्र। तो पहला तो हम ये कह सकते हैं कि भाबर के दक्षिण में देखो शिवालिक हिमालय या हिमालय के फुटिल में क्या मिला, भाबर। अब तेराई को पढ़ने के लिए हम किसको टारगेट कर सकते हैं, भाबर को टारगेट कर सकते हैं। तो भाबर के दक्षिणी भागों में क्या मिलेगा हमें, तेराई रीजन मिलेगा, जो एक दलदल टाइप का, मार्शी टाइप का एक लैंड हमें देखने को मिलता है। तो साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट्स द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज्ड एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्प एंड मार्शी रीजन्स नोन एज द तराई। तो यहां पर देखेंगे कि ये इस तरीके का एक दलदल टाइप का एरिया आपको हिमालय रीजन में देखने को मिलता है। यहां पर लिखा हुआ है भाबर बेल्ट के दक्षिण में नदियां फिर से उभरती हैं, या नदियों के चैनल, नदियां एक ही बार लिख लेंगे हिंदी में, तो नदियों के जो छोटे छोटे चैनल वो फिर से उभरते हैं। फिर से उभरने का मतलब है कि जो नदी यहाँ पर विलुप्त हमें दिखाई दे रही थी, कि हमें जो लग रहा था कि जो नदी यहाँ पर विलुप्त हो चुकी है, वो विलुप्त नदी इस तेराई रीजन में हमें फिर से दिखाई देती है। तो भाबर रीजन में हमें कभी भी जल धाराएं दिखाई नहीं देती, और ये जल धाराएं तेराई रीजन में फिर से क्या है, सामने प्रकट हो जाती हैं। नदियां फिर से उभरती हैं और एक आर्द्र दलदली क्षेत्र बनाती है, जिसे तेराई कहा जाता है। तो कुल मिला के याद रखना है कि ये एक दलदली क्षेत्र है जो आपको भाबर रीजन के दक्षिण में देखने को मिलता है। दिस वाज अ थिकली फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वर्ल्ड वाइड, या एक घना वनाच्छादित क्षेत्र है, या है लिख लेंगे, ठीक है कि है भी लिख सकते हैं, जो वन्य जीवों से भरा हुआ है।
तो ये पूरे का पूरा एक डेंस फॉरेस्ट एरिया मिलता है जहां पर कई प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां, पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए तराई क्षेत्र में हमें एक बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र काफी ज्यादा संपन्न है। तो यहाँ पर आप जैव विविधता वाला पॉइंट याद रख लेना। तो जैव विविधता इस क्षेत्र के अंदर हमें सबसे अच्छी देखने को मिलती है। मतलब पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू द, इसलिए देखो यहाँ पर था शब्द यूज किया गया क्योंकि पहले यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का कटाव किया जा रहा है। तो विभाजन के बाद कृषि भूमि बनाने और पाकिस्तान से आए प्रवासियों को बसाने के लिए जंगलों को साफ कर दिया गया। तो इस पूरे तेराई रीजन के अंदर जो बहुत डेंस फॉरेस्ट था, उस डेंस फॉरेस्ट को काफी मात्रा में कट किया गया। और यहाँ पर क्या है, कुछ जो प्रवासी हमारे देश में आए थे पाकिस्तान विभाजन के समय, जो एक्सचेंज जो हुआ था भारत पाकिस्तान का, पाकिस्तान भारत का, तो यहाँ पर लोगों को रहने के लिए स्थान तो चाहिए था। तो इसी तेराई रीजन में सबसे ज्यादा लोगों का रेजिडेंशियल एरिया भी बना। इस क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। तो यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क याद रख सकते हैं। इसी तेराई रीजन के अंदर आपको एक नेशनल पार्क भी मिलता है जिसको कहते हैं हिमाचल में दुधवा नेशनल पार्क, सॉरी उत्तराखंड में मिलेगा शायद ये दुधवा। और दूसरा याद रखेंगे ये क्षेत्र भी, अगर इसमें एक दो पॉइंट और ऐड कर लेंगे, अगर हम कृषि वाले पॉइंट की याद करेंगे तो कृषि के लिए वैसे तो ये अनुपयुक्त है, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो चुका है। क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई कि हम पेड़ों को काटकर तराई क्षेत्रों में मिट्टी बनकर, तो इसमें कृषि वर्तमान में की जा रही, तो वर्तमान में ये कृषि वगैरह के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। जैव विविधता का पॉइंट याद रखेंगे, जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और तीसरा इसमें याद रखेंगे कि यहाँ पर जो मच्छर वगैरह की जो प्रॉब्लम है, मतलब मस्कीटो वगैरह की जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर हमें सबसे बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। वो कौन सा रीजन है, तेराई रीजन में यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। अगला जो क्षेत्र आता है उसको कहा जाता है बांगर रीजन। तो इस बांगर की बात करें तो बांगर को आप अच्छे से समझ लेना। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज द फॉर्म ऑफ द ओल्डर एलुवियल। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में याद रखो ये बताया था कि जो मैदानी क्षेत्रों में जब नदी ऊपर से आती है तो सबसे पहले ये नदी क्या करती है, बड़े बड़े बोल्डर्स का यहाँ पर डिपॉजिट करती है और इसी बोल्डर रीजन के अंदर वो नदी छिप जाती है। तो ये बोल्डर्स के अंदर जब छिप जाती है तो इसी को बांबर रीजन कहते हैं। और इसी बांबर रीजन के बाद एक पूरे का पूरा दलदली टाइप का क्षेत्र मिलता है। तो ये दलदल टाइप का जो क्षेत्र मिलता है इसके नीचे, उसको तेराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर नदी क्लियरली विजिबल हमें होते हुए दिखाई देती है। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ेगी ये नदी, तो जब मैदानी क्षेत्रों में ये नदी पूरी तरीके से एंटर करेगी, तो इसी मैदानी क्षेत्र के बाद जो हमें क्षेत्र देखने को मिलता है, तो इसी नदी के किनारों पर जो हमें यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलेगा, नदी के दोनों किनारों पर, तो इसी पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसी पूरे क्षेत्र को हम मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है यहाँ पर, तो ये एक नदी का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये दोनों तरफ जो मैदान बना हुआ है, इस तरफ भी आपके मैदान का निर्माण होगा और इस तरफ भी। तो नदी के दोनों तरफ क्या है, मैदान का निर्माण। पहले ये पूरा एक ही क्षेत्र था, लेकिन नदी ने यहाँ पर डिपॉजिट करके इस मैदान को एक बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो मैदान है होता क्या है, तो इस मैदान के अंदर जो पूरी की पूरी मिट्टी हमें मिलेगी, इस पूरे मैदान के अंदर जो हमें मिट्टी मिलती है, तो इस पूरे मैदान के अंदर जो आपको मिट्टी का स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो इस पूरे मैदान में जिस मृदा का निक्षेप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर पूरे का पूरा क्या होगा, जलोढ़ का निक्षेप हमें देखने को मिल जाएगा। इस साइड भी सेम कहानी होगी, तो यहाँ पर भी आपको एक जलोढ़ का बड़ा निक्षेप देखने को मिल जाएगा। अब नदी के दोनों तरफ अब ये पूरे का पूरा जो डिपोजिशन किया है, ये याद रखना, ये पूरे का पूरा जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, ये इस नदी के द्वारा डिपॉजिट किया गया
क्षेत्र है। तो नदी ने यहाँ पर पूरे का पूरा डिपॉजिट किया हुआ है। इस तरीके से आप इसको दोबारा बना सकते हैं। अब नदी के द्वारा याद रखना, ये पूरे का पूरा इस तरीके का एक गड्ढा वाला क्षेत्र था, जहां पर नदी ने पूरे का पूरा अवसादों का निक्षेप करके इसको एक समतल मैदान में कन्वर्ट कर दिया, और नदी अपनी मुख्य धारा में यहां से कंटिन्यू आगे की ओर बहते हुए बढ़ जाएगी। अब होता क्या है कि जब, तो ये तो पूरे का पूरा मैदान बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ का मैदान बोला जाता है। लेकिन अब क्या होता हुआ होगा कि जब ये पहली बार मैदान बना होगा तो यहां पर इस तरीके से मिलेगा। अगली बार जब नदी में उफान आएगा, नदी में बाढ़ आएगी, तो बाढ़ हमेशा याद रखना कि बहुत दूर तक नहीं जाती है, तो बाढ़ नदी के आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। तो जो बाढ़ वाला क्षेत्र है वो नदी के आसपास के क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। तो नदी के आसपास के क्षेत्र में क्या होगी, यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ आने से यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक नई मिट्टी का निर्माण होगा। तो इस वाले बोल्डर क्षेत्र में फिर से क्या होगा, एक नई मिट्टी का डिपोजिशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन यही आता है कि इस नई मिट्टी वाले क्षेत्र को तो इसी के ऊपर हो रहा है, याद रखना। इसलिए मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि ये कहाँ से, एकदम यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि पूरा बना के बना बनाए आपको पैकेज दिखा दिया, तो जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये इसी के ऊपर बन रहा है। तो इसी के ऊपर ये क्षेत्र पूरे का पूरा आपका बनेगा। तो ये जो क्षेत्र बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहां पर समझते हैं एक बार। तो ये जो पूरे का पूरा मैदान है ये आपका जलोढ़ का मैदान है, ये भी आपका जलोढ़ का मैदान है। अब आप क्या इसमें बता सकते हैं कि इसमें पुराना जलोढ़ कौन सा है और नया जलोढ़ कौन सा है, तो बिल्कुल आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो जलोढ़ है ये हमारा पुराना जलोढ़ है, ये आपका कैसा है, पुराना जलोढ़ है। और इस साइड जो जलोढ़ मिल रहा है वो आपका बिल्कुल नवीन जलोढ़ है। ये क्या है, बिल्कुल नया जलोढ़ है। नया जलोढ़ और पुराना, सॉरी यहां पर नहीं, ये कहा मैंने बना दिया, गलत बना दिया। तो ये भी आपका पुराना जलोढ़ है। और ये जो बीच में मैंने बनाया हुआ है, ये वाले स्ट्रक्चर पर जो मैंने बनाया हुआ है, ये आपका नया जलोढ़ है या एक नवीन जलोढ़ आपको मिलता है। तो बस यही क्वेश्चन आता है कि ये पूरे के पूरे जलोढ़ के मैदान को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़। तो हमें याद रखना है कि नया जलोढ़ कौन सा है और पुराना जलोढ़ कौन सा है। तो इसी प्रदेश के अंदर जो नया जलोढ़ है इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बांगर वाला क्षेत्र होता है जो पुराना जलोढ़ है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पर नया जलोढ़ मिलता है इसको खादर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है बांबर रीजन मिलता है, फिर तराई रीजन मिलता है। तराई रीजन के बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर मिलता है वो जलोढ़ मैदान मिलता है। तो इन जलोढ़ मैदानों के अंदर ही नदी के आसपास के क्षेत्र, याद रखना ये बाढ़ वाला क्षेत्र होता है। तो ये बाढ़ वाला क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है, नई जलोढ़ का निक्षेप होता है। तो कई बार ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि पहले बांबर मिलेगा, फिर तराई मिलेगा, फिर बांगर मिलेगा, फिर खादर मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो बांगर और खादर एक ही क्षेत्र में मिलते हैं, नए और जलोढ़ का सिर्फ डिफरेंस आता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले नया जलोढ़ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है हमारा, बांगर प्रदेश। तो पहले हम बांगर को कंप्लीट करेंगे। तो बांगर में क्या लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डर एलुवियम, इट इज लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स एज द ट्रैक लाइक फीचर्स, दिस पार्ट नोन एज द बांगर। तो उत्तर के मैदान का सबसे हिस्सा, तो ये पुरानी जलोढ़, देखो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा गया है कि ये किससे बना हुआ है, पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। तो ये किसका पार्ट है, पुराने जलोढ़ का पार्ट है। क्लियर हो गया। मिट्टी से बना हुआ है, ये नीचे के बाढ़ के मैदान के ऊपर स्थित है। तो बाढ़ के मैदान के बाहर वाला हिस्सा, ये बाढ़ के मैदान में नहीं आएगा, ये बाढ़ के मैदान के बाहर स्थित है और एक सीढ़ी नुमा आकृति में प्रस्तुत करता है। इसी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी भाग को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो बस दो तीन चीजें याद रखना, एक तो ये पुराने जलोढ़ का एरिया है और दूसरा ये क्या है, एक बांगर का क्षेत्र है। तो बस ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर हाईलाइट में याद रखनी है। ये पुराना जलोढ़ है और बांगर प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया।
और इसके बाद लिखा द सॉइल ऑफ दिस रीजन्स कंटेंट कैल्केरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज द कंकर। तो इस मिट्टी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस मिट्टी के अंदर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम डिपॉजिट देखने को मिलता है। और इसी कैल्शियम डिपॉजिट को यहाँ पर क्या बोला जाता है, कंकड़, मतलब पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ टाइप के आपने देखा होगा वो मिलते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम युक्त जमाव पाया जाता है जिससे स्थानीय रूप से कंकर कहा जाता है। तो ये कंकर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए तत्व हैं। इन ड्रायर एरियाज प्रेजेंस ऑफ द सलाइन एंड अल्कलाइंस अ फ्रेक्वेंस नोन एज द रे। तो कुल मिला के यहाँ पर याद रखेंगे तो इसके कुछ एरिड रीजन है जहां पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि बांगर प्रदेश पाया जाता है। उस बांगर प्रदेश को रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है, केवल आप इसको याद रखेंगे। और बांगर के बाद अगर हम जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा क्षेत्र, खादर क्षेत्र। तो बाढ़ के मैदान के नए युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, नैरो यंगर डिपोजिट। तो हम पढ़ चुके थे कि जो नया डिपोजिट आएगा यहाँ पर, तो जो यंगर डिपोजिशन होगा उसी को किस नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल दस आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो हर साल नवीनकृत होते रहते हैं और इसलिए उपजाऊ होते हैं, गहन कृषि के लिए आदर्श माने जाते। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, गहन कृषि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला क्षेत्र, तो वैसे तो बांगर और खादर दोनों ही कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको कहा जाता है बांगर सॉइल और खादर सॉइल। तो इसी जलोढ़ मैदान में जो मिट्टी बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और जलोढ़ मिट्टी के दो पार्ट हम पढ़ते हैं, एक है खादर सॉइल और एक होती है बांगर सॉइल। क्लियर हो गया यहां तक। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये नदी है, तो नदी के यहाँ साइडों में आप कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन होगा, तो इन नदी के साइडों में ये जो क्षेत्र होगा ये आपका खादर वाला रीजन हो सकता है। आसपास का क्षेत्र हम अंदाजे से बना सकते हैं, यहाँ पर ये खादर रीजन होगा। और इसके दूर जो क्षेत्र होगा जहां पर बांगर रीजन मिलेगा, तो दूर वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा, बांगर रीजन। और अंदर नदी के पास का जो क्षेत्र होगा, जैसे इस नदी में बाढ़ आएगी तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आएगी, तो इस क्षेत्र को हम खादर बोलेंगे। और उसके आउटसाइड जो एरिया मिलेगा वो बांगर मिलेगा। दोनों ही क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन बांगर की तुलना में खादर ज्यादा उपजाऊ होता है। और जो ह्यूमन सेटलमेंट मिलता है, मानवीय बस्तियों का विकास मिलता है, वो हमें बांगर रीजन के अंदर मिलेगा। इन क्षेत्रों में लोग सामान्यतः नहीं रहते हैं क्योंकि ये एक बाढ़ का क्षेत्र है, कृषि वगैरह के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस एलुवियल डिपॉजिट को हम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओल्ड एलुवियल, एक हमारे पास जो पुराना जलोढ़ है, तो यहाँ पर हम पुराना जलोढ़ याद रखेंगे। और पुराने जलोढ़ के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास जो नया जलोढ़ है वो याद रखेंगे। तो ये दो पार्ट में मिलता है, पुराने जलोढ़ में और नए जलोढ़ में। पुराना जलोढ़ जो होता है उसको बांगर के नाम से जानते हैं। तो पुराने जलोढ़ को क्या नाम दिया था हमने, बांगर रीजन। और पुराने जलोढ़ को बांगर रीजन और नए जलोढ़ को क्या बोलते हैं, खादर रीजन। ये ज्यादा फर्टाइल होता है, ये कम फर्टाइल होता है, मतलब दोनों ही फर्टाइल होते हैं। लेकिन अगर तुलना की जाए कि खादर ज्यादा फर्टाइल है या बांगर ज्यादा फर्टाइल है, तो बांगर की तुलना में खादर एरिया ज्यादा फर्टाइल होता है। और कुछ पॉइंट लिखे हुए, द बांगर हैज हायर कंसंट्रेशंस ऑफ द कंकर नूडल्स देन द खादर। तो देखो जो खादर रीजन है ये फर्टाइल ज्यादा, मतलब इसमें बारीक मिट्टी सबसे ज्यादा मिलेगी। और जो बांगर रीजन है, इस बांगर रीजन के अंदर हमें कंकड़ ज्यादा मिलेंगे। तो कंकड़ ज्यादा इसमें मिलेंगे या इसमें मिलेंगे, तो अगर हम कंकड़ की बात करें तो बांगर रीजन में कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ ज्यादा मिलेंगे, इसमें कंकड़ कम मिलेंगे। तो इसलिए लिखा हुआ है बांगर में खादर की तुलना में कंकड़ ग्रंथिकाओं की सांद्रता अधिक होती है या कंकड़ों की मात्रा अधिक होती है। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खादर हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द बांगर। तो खादर में अधिक सूक्ष्म कण होते हैं और यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। तो जो बांगर सॉइल है वो खादर जो सॉइल है वो महीन पार्टिकल्स की बनी होती है, क्ले वगैरह इसमें ज्यादा होता है, इसलिए ये बांगर सॉइल से ज्यादा उपजाऊ होती है। कुल मिला के याद रखना ये दोनों ही मिट्टियां उपजाऊ होती हैं, लेकिन ज्यादा उपजाऊ कौन सी है, आपको इस चीज को ज्यादा टारगेट करना है। क्लियर हो गया। और ये क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी में जाएंगे, तो 9th और 10th एनसीईआरटी के अंदर ये आपको चैप्टर देखने को
मिल जाएगा। सॉइल आपको मिल जाएगा 10th एनसीईआरटी में, और जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे नदर्न प्लेन्स को, कि नदर्न प्लेन्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है द नदर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। तो उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों की परस्पर क्रिया से हुआ है। तो पूरे का पूरा जो नदर्न प्लेन्स है वो 3 नदियों का फंक्शन हमें मिलता है। तो 3 नदियों के यहाँ पर सबसे बड़े डिपोजिशन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये डिपोजिशन कौन कौन से हमें मिलते हैं, उन चीजों को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि तो एक तो हमें यहाँ पर मिलती है सिंधु नदी, तो एक तो इंडस नदी का तंत्र हमें यहाँ पर मिलेगा। दूसरा इसी क्षेत्र से यहाँ पर आपको गंगा यमुना नदी का तंत्र देखने को मिल जाएगा। तो ये गंगा यमुना का तंत्र यहाँ पर मिलेगा, और इस साइड से ही आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3 तंत्र हमें यहाँ पर मिल रहे हैं बड़े बड़े, तो एक तो आपको इंडस का तंत्र यहाँ पर मिलेगा, दूसरा यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र का, और तीसरा यहाँ पर गंगा का। तो इन तीनों नदियों के तंत्रों के द्वारा, सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना तंत्र के द्वारा इस पूरे मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया गया। इसकी चर्चा हम पहले भी कई क्लासों में कर चुके हैं कि ये मैदान आखिर बनते किस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि जब हमारी पृथ्वी पर भारतीय प्लेट थी, तो जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर मूव करती हैं और ये भारतीय प्लेट आगे जाकर यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती, तो ऊपर कौन सी प्लेट थी, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट। तो भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गति करती है और यूरेशियन प्लेट के साथ यहाँ पर टकराती है। तो जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी तो इससे क्या होगा कि ऊपर वलन की प्रक्रिया होगी। तो पहले तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो हमारे पास था पठार। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले किस टोपोग्राफी का निर्माण हुआ था, वो थे पठार। और पठार के बाद जहां पर जो टैथिस सागर था, तो इसी टैथिस सागर की जगह क्या हुआ, फोल्डिंग हुई, और फोल्ड होने से यहाँ पर क्या बन गया, पूरे का पूरा एक हिमालय का क्षेत्र बन गया। तो दूसरे नंबर पर जो टोपोग्राफी बनी थी वो कौन सी थी, हिमालय की टोपोग्राफी। अब तीसरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर आपका बन चुका था हिमालय का क्षेत्र, और हिमालय क्षेत्र के इस साइड ऑलरेडी आपका क्या बना हुआ था, पठार का क्षेत्र बना हुआ था। तो यहाँ पर पठार बना हुआ था, और पठार के नीचे फिर जाएंगे तो यहाँ पर हमें हिंद महासागर की स्थिति मिल जाती है, क्योंकि भारत के नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, हिंद महासागर। तो सबसे नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पठार मिलेगा। अब इस पठार, तो सबसे पहले पठार बना था, फिर हिमालय बना। अब इन दोनों स्ट्रक्चरों के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा गहरा क्षेत्र था, जिसको एक तरीके से खाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब यहाँ से नदियां आ रही थी, तो कुछ नदियां हिमालय क्षेत्र से, कुछ नदियां प्रायद्वीपीय क्षेत्र से आती थी। तो इन नदियों का जो पूरे का पूरा पानी था वो इसी खाई के अंदर जाता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये पानी का पूरा जमाव हो रहा था हिमालयी नदियों और पेनिनसुलर नदियों के द्वारा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सिल्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग अवस्था में था, तो प्रायद्वीप और हिमालय की जब वॉशिंग हो रही थी उस समय पूरे का पूरा जैसे वॉश करते हैं कपड़ों को, मैल निकलता है, तो इस तरीके से हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से जितना भी वॉश एरिया आ रहा था वो यहाँ पर आके धीरे धीरे डिपोजिट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरे का पूरा डिपोजिट होगा, नीचे पानी बैठता जाएगा, मिट्टी बैठती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा डिपोजिशन होगा कि ये पूरे का पूरा मैदान मिट्टी से भर जाएगा। तो ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र था ये एक क्या हो गया, समतल मैदान में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर जो खाई थी उस खाई की जगह क्या बन गया, एक समतल मैदान का निर्माण हुआ। आप कहेंगे सर नदी कहाँ गई, तो मैं आपको पहले भी स्ट्रक्चर बता चुका था किस तरीके से अगर मैदान बनता है तो इस मैदान के बीच में क्या करती है, रिवर फ्लो करती है, दोनों तरफ के एरिया में मैदान बना देती। तो इस तरीके की टोपोग्राफी यहाँ पर बन जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर इन मैदानों का निर्माण किस काल में हुआ था। तो अगर आपसे इनका काल भी पूछा जाए तो प्लिस्टोसीन आपको याद रखना है कि इन मैदानों का निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ था। प्लिस्टोसीन काल में इन पूरे के पूरे मैदानों का निर्माण हुआ है, और ये मैदान में 3 नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका हमें मिलती है। एक भूमिका यहाँ पर हमें सिंधु नदी की मिलती है,
एक भूमिका यहाँ पर हमें गंगा यमुना नदी की मिलती है और एक भूमिका यहाँ पर हमें ब्रह्मपुत्र नदी की मिलती है। क्लियर हुआ? तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3 नाम दिए कि ये तीनों नदियों का तंत्र है। अब इस पूरे के पूरे फॉर्मेशंस को पढ़ लेते हैं जो मैंने अभी आपको फॉर्मेशन बताया है। द प्लेन फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल जलोढ़, तो इसका निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, इस इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी कहां पर निक्षेपित हो रही थी? तो लिखा हुआ है द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल इन द वास्ट बेसिन लाइंग इन द फुटिल ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। तो लाखों वर्षों से हिमालय की तलहटी में स्थित यह विशाल बेसिन, बेसिन का मतलब जो यहाँ पर मैंने बोला था कि एक हिमालय के नीचे इस तरीके का गड्ढा बना हुआ था, तो ये था पूरे का पूरा बेसिन में जलोढ़ मिट्टी के जमाव से इस उपजाऊ मिट्टी का मैदान का निर्माण हुआ है। और ये क्रिया किस काल की क्रिया है? तो याद रखेंगे कि ये प्लिस्टोसीन काल की क्रिया है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड इन्वॉल्व द डिपोजिशन वर्क, तो उत्तरी मैदानों से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली नदियों के द्वारा यहाँ पर डिपोजिशन के कार्य किए गए हैं, यानी कि मिट्टी के निक्षेप किए गए हैं, जिसमें 3 नदियों का निक्षेप मिलता है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का और सिंधु नदी का। ठीक है। एरिया की अगर हम बात करें तो इस मैदान का टोटल जो एरिया हमें मिलता है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर, तो स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पूरे का पूरा जो मैदान है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 300 किलोमीटर। तो पूरे का पूरा अगर ये मैदान देखेंगे तो ये पूरे का पूरा मैदान याद रखना, ये लगभग इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो जो टोटल लेंथ मिलती है वो 2400 किलोमीटर के लगभग हमें टोटल लेंथ मिलती है। और इसकी जो टोटल चौड़ाई हमें मिलती है, टोटल चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो ये 240 से 320 किलोमीटर, तो 240 से 320 किलोमीटर ये क्या है? चौड़ा मैदान है। 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा ये पूरे का पूरा मैदान है। अब ये मैदान कहाँ पर फैला हुआ है उसको भी समझ लेते हैं एक बार भारत के मैप में। तो भारत के नक्शे में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर पूरा ही एक भारत का नक्शा बना लेते हैं यहाँ पर, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये मैदान को मैप में कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर का मैप मिल जाएगा। ये पूरे का पूरा हमारा जो मैदान है, इन मैदानों में 3 तंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो इस मैदान के अंदर यहाँ पर जो तंत्र मिलता है वो सिंधु नदी का तंत्र है, जिसमें सिंधु और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी इस तंत्र के अंदर शामिल होती हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमें तंत्र मिलता है वो ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र मिलेगा, तो इससे ब्रह्मपुत्र और उससे मिलने वाली सारी सहायक नदियां। और तीसरा तंत्र यहाँ पर हमें गंगा नदी का तंत्र मिलता है, तो इससे शामिल होने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारी इस तंत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो मैदान बनेंगे तो सिंधु नदी, यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी? सिंधु नदी और प्लस उसकी सहायक नदियां। तो सिंधु नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ये सारी मिलकर यहाँ पर पंजाब मैदान का निर्माण करती हैं। इसको कौन सा मैदान पढ़ेंगे हम? पंजाब के मैदान में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जो पूरे का पूरा, तो यहाँ पर गंगा, उसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना और प्लस इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी सहायक नदियां मिलकर, सारी की सारी सहायक नदियां मिलकर यहाँ पर गंगा मैदान का निर्माण करती हैं। और इस साइड ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां मिलकर, जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब मिलकर यहाँ पर
असम के मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा आपका एक मैदानी क्षेत्र रहेगा। ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो इसको आप यहाँ से असम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर ये पूरे का पूरा आपका जो क्षेत्र है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है ये हमारा मुख्यतः मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। तो ये पूरे का पूरा क्या है, तो यहाँ से लेकर ये पूरे का पूरा जो बेल्ट रहेगा, ये पूरे का पूरा बेल्ट हमारा किसमें शामिल होगा दोस्तों, तो इस पूरे बेल्ट को हम क्या बोलेंगे, एक मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। ये मैदान हमें कहाँ पर मिलेगा, अब आगे समझते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, एरिया क्लियर कर चुके हैं। तो हम देखेंगे इस मैदानी क्षेत्र की कुछ विशेषताएं क्या हैं, आगे जाके इसका महत्व भी पढ़ेंगे कि मैदानों का महत्व क्या है। तो विशेषताओं की बात करें तो डेंस पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो सोचो कि यहाँ की जो मृदा है, यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो जलोढ़ है, और जलोढ़ मिट्टी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। तो जलोढ़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, तो स्वाभाविक इस उपजाऊ मिट्टी के अंदर जनसंख्या जो घनत्व है, तो जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, तो स्वाभाविक है यहाँ पर जनसंख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जनसंख्या भी जो होगी वो ग्रामीण प्रवेश की, स्टार्टिंग में ग्रामीण प्रवेश यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, मतलब कृषि पर आधारित जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। मतलब इस पूरे क्षेत्र का जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन व्यवसाय हमें मिलता है वो आपको कृषि देखने को मिलता है। रिच सॉइल मिलती है यहाँ पर, समृद्ध मिट्टी, वो हम देख चुके हैं, जलोढ़ है। एडुकेटेड वाटर सप्लाई, तो यहाँ पर जल की कोई भी कमी नहीं है, तो जल की कमी यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो क्या हैं, 12 नदियाँ मिलती हैं। तो 12 नदियाँ मिलती हैं, तो इस कारण यहाँ पर जल की कोई कमी नहीं है। और दूसरा, इसका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। फेवरेबल क्लाइमेट, तो यहाँ की जो जलवायु है तो वो भी काफ़ी अच्छी जलवायु यहाँ पर मिलती है, बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म जैसा क्षेत्र यहाँ पर नहीं मिलता है। एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, तो कृषि में देखेंगे तो ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। पूरे भारत में कृषि, तो हरित क्रांति की शुरुआत भी सबसे पहले इसी क्षेत्र में की गई थी। अगला लिखा हुआ है, इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवराइन आइलैंड। तो जब ये नदियां उत्तरी भागों से, पहाड़ी क्षेत्रों से, पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती हैं, मंद ढाल वाले क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो मंद ढाल में आने के बाद ये नदियां क्या हैं, कई वितरकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और उसी के कारण यहाँ पर क्या है, कुछ नदी द्वीप भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इस तरीके से कह सकते हैं जैसे ये नदी आ रही है तो आगे जाकर ये क्या करती है, 2-3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, फिर जाकर ये मर्ज हो जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, बीच में कुछ आइलैंड टाइप के आपको मिल जाते हैं, तो इनको कहते हैं नदी द्वीप। और इस नदी द्वीप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास मिलता है वो आपके पास है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, आप जानते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको माजुली द्वीप मिल जाएगा। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिटेड इनटू द न्यूमरल चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट, दीज चैनल आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जब नदियां आगे जाकर और मुहानों के पास में पहुंचती हैं, जब ये नदियां आगे जाकर अपने बिल्कुल मुहाने के क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो ये कई भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे गंगा नदी की अगर हम बात करेंगे, तो गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये 2 शाखाओं में जो विभाजित होती है, तो एक शाखा को किस नाम से जानते हैं हम, तो एक शाखा तो हमारी दोस्तों हुगली कहलाती है, दूसरी शाखा पद्मा कहलाती है। तो हुगली नदी क्या है, गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी कि वितरका है। जो नदी मिलने वाली होती है उसको हम सहायक नदी, जैसे गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी हमें यमुना नदी मिलेगी, और वितरका की अगर हम बात करेंगे तो हुगली गंगा की सबसे महत्वपूर्ण वितरका है। द नदर्न प्लेन्स आर द जनरली डिस्क्राइब द फ्लैटलैंड, बट देयर आर आल्सो रिलीफ्स वेरियर देयर दिस वास्ट प्लेन। ये हम स्टार्टिंग में देख चुके थे कि ये मैदान सामान्यतः समतल मैदान है, लेकिन इन समतल मैदानों के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जिनको हम स्टडी भी कर चुके हैं, जिनके अंदर बांबर रीजन, तराई रीजन, बांगर रीजन और खादर रीजन हमें देखने को
मिल जाते हैं। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब नदर्न प्लेन्स को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। द नदर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। तो पहला हमारा इंडस प्लेन है, दूसरा गैंगटिक प्लेन है और तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो इन तीनों प्लेनों को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टडी आती है पंजाब प्लेन की। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास के अंदर आपको क्या है, पंजाब मैदान के बारे में बताएंगे और पंजाब मैदान का विभाजन किस तरीके, यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, थोड़ा सा और 10 मिनट कर लेते हैं। तो कल फिर इसको रिवीजन कर लेंगे दोबारा से, एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज रेफर टू द वेस्ट पंजाब प्लेन। मतलब इसका जो पश्चिमी भाग है, तो भारत का जो पश्चिमी भाग है उसी पश्चिमी भाग को, तो भारत के इस पश्चिमी भाग को ही किस नाम से जाना जाता है, पंजाब के प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है ये पूरे का पूरा पंजाब का मैदान है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो सिंधु नदी और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों को याद होगा मैंने पंच नद के नाम से आपको पढ़ाया था। तो ये पंच नद के अंदर आपकी 5 नदियों को आपको याद रखना होता है, जिसमें आपकी एक झेलम नदी आती है, झेलम के नीचे ही आपको चिनाब नदी मिलती है, चिनाब नदी के नीचे आपको रावी नदी मिलेगी, रावी के बाद फिर आपको ब्यास नदी मिलेगी और ब्यास के नीचे आपको सतलुज नदी मिलेगी। तो ये है आपका पंचनद जो जाकर सिंधु नदी में जाकर मिलता है। तो इसका निर्माण पूरी तरीके से इन पंचनद नदियों के द्वारा किया गया। लेकिन हम जानते हैं कि हिमालय भारत के 1947 के विभाजन के बाद पंजाब का एक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो इस मैदान का काफी एरिया कटकर यहाँ से, तो ये वर्तमान तो यहाँ पर रह गया, लेकिन ये जो वाला एरिया है जिसका पंजाब को लॉस हुआ, तो ये वाला एरिया कटकर किसमें चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो ये मैदान छोटे भाग में सिमट होकर रह गया। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन्स लाई इन पाकिस्तान, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसका जो मुख्य भाग था या एक बड़ा भाग था, तो इस मैदान का एक जो बड़ा भाग था वो किसमें चला गया, पाकिस्तान में चला गया। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट ऑफ द हिमालय। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ से होता है, हिमालयी क्षेत्रों से होता है। और उसके बाद ये पंचनद बनाकर किसमें जाकर विलीन हो जाती है, ये पूरे का पूरा पंचनद जाकर सिंधु नदी में मिलता है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर डोमिनेट बाय द दोआब। तो इस पूरे सेक्शन को मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है, दोआब के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल शब्द में दोआब को समझेंगे कि दोआब का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो जरा, दोआब का यहाँ पर मतलब क्या होता है इसको समझें। तो पंजाब जो है इसका मीन्स क्या है, नाम कैसे कन्वर्ट हुआ। तो दोआब शब्द का मतलब होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं, एक शब्द छुपा हुआ दो और दूसरा शब्द छुपा हुआ है आब। तो 2 का मतलब होता है टू से और आब का मतलब होता है वाटर बॉडीज से। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, एक जल क्षेत्र से होगा और 2 का मतलब तो हम जानते हैं कि 2 होगा, तो इसको कहते हैं दोआब। लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 2 शब्द छुपे हुए हैं, एक है पंज और पंज का मतलब मीनिंग होता है 5 और आप का मीनिंग हम ऑलरेडी जानते हैं वाटर। तो इसका मतलब है पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 दोआब। तो लैंड ऑफ क्या बोलते हैं, 5 दोआब। 5 दोआबों की भूमि को या 5 दरियाओं की, पंजाब में इसको पानी क्षेत्र को, नदियों को दरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 5 दरियाओं की भूमि को पंजाब के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये पंजाब का वर्तमान जो स्ट्रक्चर है उसमें अधिकांश भाग हमारा पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो अब पंजाब में 5 के 5 दोआब हमें नहीं मिलते, केवल 2 दोआब ही हमें वर्तमान पंजाब में देखने को मिलते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब का नाम चेंज करके त्याब या दोआब कर दिया जाए, तो नाम तो पंजाब ही रहेगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में चला गया, जिसका खामियाजा आज तक पंजाब क्षेत्र को भुगतना पड़ता है कि उसका एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड चला गया। तो ये आपका दोआब का क्षेत्र है। कल क्लास में हम पूरे के पूरे पंजाब के प्लेन को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की आज हम क्लास एंड करते हैं। अब हम कल इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे नदर्न प्लेन से, जिसमें हम पहले पंजाब का प्लेन, फिर आपको गंगा यमुना का प्लेन पढ़ाएंगे, फिर हम सिंधु नदी का प्लेन पढ़ेंगे, फिर हम इन मैदानों की विशेषता देखेंगे और उसके बाद हम तटीय मैदान और उनकी विशेषताओं को
पढ़ेंगे, जिसमें आपका पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान कंप्लीट किया जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।